हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के वेबिनार में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जीएसटी के अंदर हम लोग रेगुलर डीलर रजिस्टर हो सकते हैं या कंपोजिशन स्कीम में हम लोग जा सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम जो होती है इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, बट साथ में इसमें लिमिटेशंस भी आती है। तो आज इसी को हम लोग समझेंगे कि कंपोजिशन स्कीम किन को ऑप्ट करनी चाहिए, क्या इसकी कंडीशंस है और क्या लिमिटेशंस इसके साथ अगर आती है आपके बिजनेस में अगर आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। साथ ही साथ इन योर बिजनेस ऑल्सो यू हैव टू मैनेज द अकाउंटिंग एंड जीएसटी पार्ट ऑफ दिस कंपोजिशन स्कीम। तो उसके लिए हम लोग बिजी के अंदर इसका इजी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कंपोजिशन स्कीम के जितने भी रूल्स होते हैं जीएसटी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, बिलिंग से रिलेटेड, हम लोग बहुत इजीली उसको बिजी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वी कैन गेट द रिपोर्ट्स एज पर द जीएसटी लॉ। तो उसको भी देखेंगे। आज के सेशन में हमारे साथ कमल ढींगरा सर है। ही इज द फाइनेंस हेड ऑफ बिजी इन्फोटेक, जो कि आपको इसका बिजनेस यूज केसेस और स्टैट्यूटरी एंगल समझाएंगे बिगनिंग में। तो मैं स्वागत करता हूँ कमल सर का आज के सेशन में। तो कमल सर, ओवर टू यू नाउ। Thank you, Kamal, and welcome to everyone. So today is 1st of July and आज CA डे भी है। तो अगर कुछ हमारे CA फ्रेंड्स हैं वेबिनार पे तो I welcome them to the webinar and wish them a very happy CA day today. So I'll introduce myself. Currently I'm working with Busy as a finance head. I'm taking care of the entire finance function and training part of Busy. By qualification, I am a chartered accountant and having almost 2 decades of experience in the corporate finance across diverse industries. Over this period, I have seen the GST implementation with vendor compliances, referring to the internal controls, then dealing with the authorities, dealing with the advisors. And today I am excited to simplify the composition scheme for all of you under GST and how we can make this compliance easier with Busy. So, Kamal, we can start. If you have some questions for me, we can go in that way. If you want me to explain it further, then maybe we can go that way. So, up to you. You control the way you want. So, आप decide करिए कैसे चलाना है इसको. यस सर, डेफिनेटली वी हैव द क्वेश्चंस विद अस। सो हम चाहेंगे कि आप उन क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर कीजिए और जो हमारे ऑडियंस है उनको एक बेटर एक्सप्लेनेशन इससे मिलेगी। तो सर मैं स्टार्ट तो बेसिक क्वेश्चन से ही करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली। सो इस पे आप पहले एक बार एक्सप्लेनेशन। तो कमल, ये बेसिकली जो जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम लाई गई थी, इसका बेसिक पर्पस जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो ये था कि इसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई रख पाए। तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म ये भी बनाया कि भाई सबको हम एक नॉर्मल रिजीम में लेकर के नहीं जाते, हम एक सिंप्लीफाइड रिजीम दे देते हैं कि भाई जो भी हमारे छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं या इवन फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, वो सारी जीएसटी के कंप्लायंसेस में ना जाए, एक सिंपल स्कीम में आ जाए जिसके अंदर उनके लिए टैक्स रेट जो है वो थोड़ा लोअर कर दिया गया, कंप्लायंसेस बिल्कुल मिनिमल कर दिए गए और उस स्कीम को बेसिकली एक कॉम्पोजिशन स्कीम करके नाम दे दिया कि आप उस स्कीम में रजिस्टर हो जाओ। इस स्कीम के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि भाई अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आप इस स्कीम में आ सकते हो और आगे हम इसके बेनिफिट्स वगैरह वो सब डिस्कस कर लेंगे। बट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि आप के ऊपर कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाए और जीएसटी के अंदर जितने ज्यादा लोग इजीली जुड़ पाए, उनके माइंड में ये ना रहे कि भाई ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उनके लिए एक सिंप्लीफाइड जीएसटी एक तरीके से लाया गया जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम का नाम दिया गया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके पीछे ये था और सो फार ये काफी सक्सेसफुल रही है। तो अगर आप नंबर्स में देखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया के अंदर 1,50,00,000 तकरीबन 15 मिलियन के करीब हमारे जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और उसमें जो लास्ट डेटा पॉइंट था उसमें तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है। आप देखिए तो तकरीबन 6% ऑफ द यूजर्स आर ऑलरेडी इन कॉम्पोजिशन स्कीम एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड विद दिस। सो ये इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। राइट सर, एक अच्छा खासा नंबर है जो कि कंपोजिशन स्कीम में है इंडिया के अंदर।
तो आपने बताया 10 लाख के अराउंड लोग हैं। सर इसी से रिलेटेड एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि हु इज एक्चुअली एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम? क्या कोई टर्नओवर लिमिट है, कौन ले कौन इसको ना ले, और ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए आप। सो तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि इस स्कीम को लाने का पर्पस ये था कि जो हमारा छोटे व्यापारी और स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेसेस भी हैं अगर एक लेवल तक के, तो उनको इसमें कवर कर लिया जाए सो दैट उनके लिए कंप्लायंस इजी हो जाए। तो यहाँ पे टर्नओवर लिमिट्स हैं। जो बिजनेस के लिए टर्नओवर लिमिट है वो अगर 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, कुछ हिल स्टेट्स में अगर आप बिजनेस करते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो हिल स्टेट्स हैं, तो वहां पे ये लिमिट 75 लाख की है कि अगर आप 75 लाख तक का आपका एनुअल टर्नओवर है, और नॉर्मल अगर आप बाकी जगह पे बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। ये लिमिट ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। लेकिन अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर एक मिक्स सप्लायर्स हैं कि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों में डील करते हैं, तो वो लिमिट 50 लाख रुपए की है कि अगर आपकी साल की टर्नओवर 50 लाख रुपए की है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बेसिकली जो लोग इसको नहीं ऑप्ट कर सकते, मान लीजिए आप इस लिमिट में आते भी हैं लेकिन अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आप इस स्कीम को नहीं ऑप्ट कर सकते, बिकॉज ई कॉमर्स सेलर्स यूजुअली अपना बिजनेस जो है वो इंटर स्टेट में करते हैं, और इंटर स्टेट के लिए स्कीम एलिजिबल नहीं होती है अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो इस वजह से ई कॉमर्स वालों को स्पेसिफिकली बाहर रखा गया है। और अगर लिमिट की बात करें तो 1.5 करोड़ की लिमिट है नॉर्मल बिजनेसेस के लिए, अगर वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हैं। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनके लिए 50 लाख रुपए की लिमिट है। इस लिमिट में अगर आप आते हैं तो सिंपल आप इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल करिए, और एक रिड्यूस टैक्स बेनिफिट्स है उसके अंदर आप अपना बिलिंग जो है वो नॉर्मल बेसिस पे कर सकते हैं। करेक्ट सर, ये तो हमने समझ लिया कि टर्नओवर लिमिट के हिसाब से हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो मेरे माइंड में क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है कि मतलब हम क्यों करेंगे, कि क्या बेनिफिट है किसी ट्रेडर के लिए या किसी बिजनेस ओनर के लिए कि वो इसको ऑप्ट करे। आप कुछ हमें एग्जांपल से इसको बताइएगा तो हमें बेटर क्लियर होगा। ठीक है, तो कमल बेसिकली आपने दो चीज पूछी कि एक तो भाई इसका बेनिफिट क्या है, और एक मुझे कुछ अगर किसी स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो जीएसटी का रेट तकरीबन 12% के आसपास होता है गुड्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, अगर नॉर्मल चीजों में आप डील करते हैं। कई चीजों में 18 भी है और ऊपर के रेट भी हैं, बट कहीं ना कहीं 12% के आसपास ही सब आते हैं। तो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत एक सिंप्लीफाइड रेट दे दिया कि भाई आप सिर्फ 1% आपको टैक्स जमा कराना है। जो भी आपकी सेल हुई, अगर आप 1.5 करोड़ तक की लिमिट पे आते हैं तो आप 1% जो है उसका जीएसटी जमा करा दीजिए, और आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। आपका कोई और स्पेसिफिक आपको नहीं करना कुछ भी। एक इन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए स्पेसिफिक रेट डाल दिया 5% का, कि अगर रेस्टोरेंट ऑपरेटर हैं आप और इस लिमिट के अंदर फॉल करते हैं तो आप 5% के रेट से अपना टैक्स जमा करा दीजिए, तो आपकी कोई और लायबिलिटी नहीं है। फिर इन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स की, जैसे हमने सर्विस प्रोवाइडर की बात करी थी कि अगर आप मिक्स सर्विसेज में डील करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फ्रीलांसर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या कोई और तरीके की अपनी कोई कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं, या कोई भी छोटी मोटी जो भी आपका काम है अगर सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आ रहा है, तो उनके लिए 6% का रेट डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली 3 सिंप्लीफाइड रेट हो गए। अगर ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है तो बाय डिफॉल्ट 1% में आ गए, और बस 1% का रेट है आपके लिए। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर्स हैं तो 5% का रेट है आपके लिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6% का रेट है। ठीक है, अब इसके जो और बेनिफिट्स हैं कि भाई पेपर वर्क काफी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सिर्फ जो है आपको एक CMP 08 करके एक मतलब क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है, और एक अपना जो है एनुअल रिटर्न एक फाइल करनी पड़ती है। तो ये इसका काफी मतलब जो आपका कंप्लायंस का बर्डन है वो रिड्यूस हो गया। अब जब ये कंप्लायंस को अगर आप कंपेयर करें कि भाई अगर मैं नॉर्मल जीएसटी रिजीम में हूं तो वो कितने हो जाते हैं, तो अगर आप जस्ट मैं आपको एक नंबर से अगर बताना चाहूँ, तो अगर आप GSTR लेट्स से आप नॉर्मल रिजीम के अंदर हैं तो आपको एक GSTR 1 फाइल करना पड़ता है, फिर GSTR 3 भी फाइल करना पड़ता है, और अगर आप मंथली फाइल करते हैं इनको, नॉर्मल जो GST यूजर करता है, कई लोग क्वार्टरली भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं 24 रिटर्न साल की फाइल करनी पड़ती हैं।
मतलब मंथली GSTR 1, मंथली GSTR 3 भी, तो ये तो दो हैं ही हैं, तो 24 रिटर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप इनके लिए बात करेंगे जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली, तो क्वार्टरली सिर्फ एक स्टेटमेंट फाइल करनी है और एक एनुअल फाइल करनी है, तो सिर्फ 5 रिटर्न्स, मतलब 5 एक तरीके से आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो कंप्लायंस बर्डन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब बस इसके अंदर एक जो इशू आता है कि जब आप इस सब्सिडाइज रेट पे जाते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, कोई भी इनपुट टैक्स आप नहीं लेंगे। मतलब जो भी आपकी सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज आप ले रहे हैं किसी भी आउटपुट को देने के लिए या आप किसी भी अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। बस ये एक इसकी लिमिटेशन रहती है। अब लेट्स से हम ये बात कर लेते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि किन के लिए बेनिफिशियल है या किस तरीके के बिजनेसेस को ये ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो यूजुअली जो हमने देखा है कि जो बिजनेसेस लोकल रिटेलर्स हैं कि लार्जली सेल मेरी काउंटर पे ही सेल होती है, B2C की सेल है, कैश में सेल है, या मतलब काउंटर बेस सारा सेल हो जाता है। स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब 40-50 लाख रुपए की साल की सेल करते हैं। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर हैं जो मतलब B2C में काम करते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई आर्किटेक्ट है, किसी का इलेक्ट्रिक रिपेयर का काम है। तो इस तरीके के जो भी काम करने वाले हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप नॉर्मल GST रिजीम में मत जाइए, इतने सारे कंप्लायंस के बर्डन में मत फंसिए। सिंपली आप इसको ऑप्ट करिए, डिफाइंड रेट पे अपना टैक्स जमा करा दीजिए और इजी है आपके लिए। करेक्ट सर, आपने समझाया कि कंप्लायंस तो बहुत इजी है अगर हम कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, बट इसके साथ क्या कुछ लिमिटेशंस है जो अगर हम ऑप्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम को, जो कि हमारे बिजनेस ओनर को मालूम होना चाहिए। और एक बार क्या हमने कंपोजिशन स्कीम ले ली तो कैन वी स्विच बैक अगेन टू द रेगुलर स्कीम अंडर द GST? ओके, तो अगेन आपका क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि भाई अगर मैंने ये ऑप्ट कर ली तो मेरे पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या मैं क्या चीजें नहीं कर सकता जो कि एक नॉर्मल GST का यूजर कर सकता है। ठीक है। सेकंड ये है कि अगर मैंने ऑप्ट कर ली और बीच में कभी मुझे लगा कि यार ये तो मेरे से गलती हो गई या मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या मैं वापस आ सकता? तो पहले तो सेकंड वाले को ले लेते हैं कि लेट्स से अगर आपने इस रिजीम को ऑप्ट कर लिया और विद इन द फाइनेंशियल ईयर आपको कभी भी लगता है कि ये मुझे इससे मूव कर जाना चाहिए, या लेट्स से मैं 1.5 करोड़ की लिमिट के पार चला जाऊं, ठीक है, मैंने जो लिमिट असेस करी थी, ठीक है, या मुझे लगता है कि कोई और रीजन मुझे इंटरस्टेट सेल करनी है, तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। सिंपल एक फॉर्म आप फाइल करिए, CMP4 करके एक फॉर्म होता है, वो आप फाइल करके इससे बाहर निकल करके आ सकते हैं। आप नॉर्मल रिजीम में बाकी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ये अगर मैंने स्कीम ऑप्ट कर ली तो मैं क्या चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे कि हमने बताया था कि आप सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप एक सब्सिडाइज स्कीम में आ गए हैं। अब आप आउटपुट टैक्स रेट है वो बहुत ही मिनिमल है, तो आपका जितना भी इनपुट टैक्स है वो आप नहीं ले पाएंगे। मतलब आप मान लीजिए एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट में आपका जो है फूड का सेल होता है और लेट्स से आप परचेज करने के लिए कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं जिसके ऊपर GST पेड आता है, तो वो इनपुट आप नहीं ले पाएंगे, वो इनपुट आपको फॉरगो करना पड़ेगा, वो एक तरीके से आपके लिए कॉस्ट है। अब उसके बाद जो है आप अपने कस्टमर को GST चार्ज नहीं कर पाएंगे। ये जो 1%, 5% और 6% का रेट हमने देखा था, ये आप कस्टमर से नहीं ले पाएंगे। आप बिल के ऊपर GST नहीं चार्ज कर पाएंगे, बिल आपका B2C में कटेगा। ठीक है। तो आपको ये जो GST है ये आपकी एक तरीके से आपको अपनी कॉस्ट समझ के देना है। मतलब आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे, बिल पे ये चार्ज नहीं होगा और आपका बिल जो है वो एज अ टैक्स इनवॉइस नहीं कटेगा, आपको बिल ऑफ सप्लाई काटना है, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन हो गई। थर्ड रिस्ट्रिक्शन जैसे हमने पहले भी बात किया था कि आप आउट ऑफ स्टेट सेल नहीं कर सकते। अगर आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो आपको नॉर्मल, मतलब आपको पहली बात तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है। अगर आपको करना है तो आप पहले, अगर आपकी बहुत ज्यादा सेल है उस तरीके की, तो पहले ऑप्शन तो ये है कि आप B2C में ही बिल काटिए, आप इंटरस्टेट की बिलिंग मत करिए। फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बिजनेस के लिए तो जरूरी है, तो आप इससे बाहर आइए और फिर नॉर्मल रिजीम में जाइए। तो ये थर्ड रेस्ट्रिक्शन हो गई कि आप इंटरस्टेट बिलिंग नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो आपको B2C में बिलिंग करनी पड़ेगी, आप B2B बिलिंग नहीं कर सकते और टैक्स इनवॉइस तो नहीं इशू कर सकते। उसके बाद फिर एक हमने बात किया था कि ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ई-कॉमर्स सेलर्स को जो है इस स्कीम से बाहर रखा गया है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं करेंगे।
ये 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर बाहर आना है, आपको लगता है कभी भी इस रिस्ट्रिक्शंस में मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा या मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, तो आप सिंपली इससे ऑप्ट आउट करके बाहर भी आ सकते हैं। करेक्ट सर, काफी अच्छे से आपने क्लियर किया इसको। अब एक हमारे यूजर का क्वेश्चन है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, क्या उनके लिए कोई इसमें कोई स्पेशल कंसिडरेशन है अंडर द कंपोजिशन स्कीम? तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए हमने, जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर या तो प्योर सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मिक्स सर्विस प्रोवाइडर भी है। कुछ छोटा मोटा सामान भी यूज कर लेता है, मतलब गुड्स भी यूज कर लेता है और अपनी सर्विसेज देता है। उनके लिए एक है कि 50 लाख रुपए तक की अगर साल की बिलिंग है उनकी, तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रेट 6% का है। 6% में 3% सीजीएसटी है, 3% एसजीएसटी है। ठीक है। और कंडीशन वही है कि आप B2C की बिलिंग करेंगे, आप B2B बिलिंग नहीं कर पाएंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जो ट्रेडर्स के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए 1% का रेट था, वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6% है। ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए जो लिमिट 1.5 करोड़ की थी, वो इनके लिए सिर्फ 50 लाख की है। ओके सर, डेट। एक और क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा है कि हम कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स किस तरीके की होती है कंप्लायंस की इसके अंदर? फाइलिंग रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने एक पहले भी आई थिंक मैंने एक फ्लो में एक्सप्लेन किया था आपको, तो आपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को भी। सो बेसिकली सिंपल है, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी है टैक्स पेमेंट की, जो CMP 8 करके एक फॉर्म होता है, वो आपको फाइल करना होता है। सेकंड, सिर्फ एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 4। ठीक है। सिर्फ ये 2 कंप्लायंसेस हैं बेसिकली। अगर आप साल में देखेंगे तो सिर्फ 4 आपको CMP 8 फाइल करने पड़े और सिर्फ एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ी। तो सिर्फ आपको 5, एक तरीके से कह लीजिए, फाइलिंग करनी है। वर्सेस अगर आप नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, मिनिमम मतलब आप 24 रिटर्न या उससे भी ज्यादा हो जाती हैं। तो कंप्लायंस बर्डन काफी इसमें रिड्यूस है, सिर्फ 5 फाइलिंग्स करिए और आप GST कंप्लायंट है पूरी तरीके से। नहीं सर, आपने समझाया कि कंप्लायंस तो बहुत इजी है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, पर आपने साथ साथ लिमिटेशंस भी बताई। तो बिजनेसमैन हैज टू डिसाइड बेस्ड ऑन दैट कि उनको लेना है नहीं लेना है इसमें। सर, एक और बिजनेस सिनेरियो होता है कि RCM जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमारे रेगुलर टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होता है, अगर वो अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं जहाँ पे हमारा RCM कंपलसरी था, तो उस केस में जो GST रूल है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या कहते हैं? तो देखिए, RCM क्या है ना, RCM उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनको रेगुलर GST में लाने में सरकार को दिक्कत होती थी। ठीक है। तो उन्होंने एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बना दिया कि भाई आप इन लोगों से डील करते हो तो GST आप जमा कराओगे, हम इनसे नहीं कलेक्ट कर सकते। मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके के बिजनेसेस हैं। तो ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कंज्यूमर पे डाल दी कि जो भी उनकी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उसको जमा कराना है। ठीक है। तो इनके लिए भी अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम भी ऑप्ट करी हुई है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको रिवर्स चार्ज फिर भी जमा कराना पड़ेगा। बल्कि जब अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो हमने बताया कि ITC नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो RCM का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो यूजुअली RCM का क्रेडिट आपको मिल जाता है। बट अगर कॉम्पोजिशन और स्कीम ऑप्ट करी हुई है तो आपको RCM जमा तो कराना है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर, गॉट इट दिस ऑल्सो। सर, हमारे साथ एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उनका ये क्वेश्चन है कि जो बिजनेसेस ऑप्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक्स यूजुअली उनसे हो जाती है उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। तो इसमें देखिए, कॉमन मिस्टेक्स ना, बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई बार उसको लोग गलत एस्टिमेट कर जाते हैं और वो उनसे बाद में मिस्टेक्स के फॉर्म में वो हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है कि मतलब विद इन स्टेट सेल भी करता हूँ, काउंटर सेल पे भी होती है, मेरी आउट ऑफ स्टेट सेल भी होती है। तो मतलब मुझे B2B सेल करनी पड़ती है कभी कभार। अब मैंने वो B2B सेल जो भी एस्टिमेट किया, मुझे लगा कि यार इस बार नहीं होगी, बहुत कम होगी। और जब साल स्टार्ट हुआ तो पता चला B2B की बहुत सारी सेल के ऑर्डर आने लग गए। और फिर अब क्या करूं, अब इस पे तो मैं को GST बिल इशू ही करना है, मैं सेल कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो एक गलती हो जाती है कि भाई आउट ऑफ स्टेट बिलिंग करनी है, मेरा कस्टमर मेरे से B2B बिल मांग रहा है कि भाई आप मुझे टैक्स इनवॉइस दीजिए, मैं उसके बिना आपसे नहीं ले पाऊंगा। तो वो दिक्कत हो जाती है कि मैंने तो एस्टिमेट किया था, या मैं तो सोचता था मैं तो सब काउंटर से ही बेचूंगा, मेरे को तो जाना क्यों है B2B के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बिजनेसेस बीच में जाकर के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी दिखती है, वहां पे सेल्स स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो वहां पे आप नहीं कर पाते।
फिर क्या होता है कि जो टर्नओवर लिमिट्स हैं, जैसे हमने बताया था कि 1.5 करोड़ की लिमिट है ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख रुपए की लिमिट है। इस टर्नओवर को एस्टिमेट करने में लोग गलती कर जाते हैं कि भाई स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा था कि हाँ यार पिछले साल मैंने 1 करोड़ की सेल करी थी, इस साल 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। बट पता चला कि 7-8 महीने बाद ही लगने लगा कि नहीं यार, मैं तो ऑलरेडी 1 करोड़ क्रॉस कर गया, तो इस बार तो मैं 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाऊंगा। तो वो सिनेरियो होता है, तो फिर वही हम एडवाइस करते हैं कि भैया आप नॉर्मल स्कीम में चले जाइए, इसमें मत रहिए। ठीक है। इनफैक्ट बिजी के भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में काम करते हैं, तो उनसे भी हमारी डीलिंग इस तरीके से रहती है। उनकी भी कई बार हो जाता है कि पता चलता है कि अच्छा हाँ, इस बार तो लिमिट ही एक्सीड कर जाएगी। मिसिंग टर्नओवर लिमिट बेसिकली कई बार क्या होता है कि टर्नओवर भी मैंने एस्टिमेट कर लिया, और उसके बाद हम लोग इस रिजीम में आ भी गए, और चलिए उसमें चल भी रहे थे। फिर मैंने आईटीसी, जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलना था, जो सर्विसेज मैं कंज्यूम करता हूँ, वो मैंने गलत एस्टिमेट कर लिया। ठीक है। मुझे लगता था कि यार मेरा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा होता नहीं है, ऐसी सर्विसेज हैं कम, बहुत कम है। बट साल जैसे स्टार्ट हुआ और पूरे साल में जब जाकर के देखने लगे, तो पता चला कि कई सारी सर्विसेज ऐसी थी कि जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा था और टैक्स इनवॉइस मुझे चार्ज हो रहे थे। तो वो भी गलत एस्टिमेट कई बार हो जाता है कि मैंने सब कुछ बाकी ठीक था, लेकिन मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने लॉस कर दिया वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो इस वजह से ये कॉमन 3-4 मिस्टेक्स हैं कि B2B का थोड़ा ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखिए, आपके कस्टमर्स किस तरीके के हैं, क्या उन्हें B2B बिल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई इशू कर पाते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर पाते। अपनी टर्नओवर लिमिट को ठीक से एस्टिमेट करिए, और आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी ठीक से असेस कर लीजिए कि मेरा कितना क्रेडिट आने वाला है। ये 4-5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो इस स्कीम का बेनिफिट ही बेनिफिट है। थैंक्स सर, काफी अच्छा आपने इंसाइट दिया बिजनेस यूज केस और कंप्लायंस के एंगल से। जो कंपोजिशन स्कीम है, आई थिंक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूजर, चैनल पार्टनर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी उनके डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे कंपोजिशन स्कीम को लेके। और एज ए यूजर वो डिसाइड कर सकते हैं या अपने जानने वालों को गाइड कर सकते हैं कि उनको कंपोजिशन में अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और हमारे पार्टनर जो कि कंसल्टिंग मोड में भी काम करते हैं, वो भी अपने कस्टमर को बेटर गाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई कस्टमर उनके पास है तो उसको बेटर सर्विस वो दे सकते हैं। अब हम लोग जो है बिजी के अंदर भी देखेंगे कितना इजीली इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। आप कंपेयर करेंगे अदर सॉफ्टवेयर से तो देखेंगे कि बिजी के अंदर इट्स बेसिकली प्लग एंड प्ले, सब कुछ आपको कॉन्फ़िगर्ड मिलता है और इजी वे में बस आप एंट्री कीजिए। गलती होगी कहीं तो बिजी आपको बता देगा एंड यू विल गेट योर क्वार्टरली एंड एनुअल रिटर्न। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वी हैव द Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन ऑल्सो। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जूम के ऊपर, कमल सर हमारे साथ ही है। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप हमें भेज दीजिए, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप कंफर्टेबल हो भेज दीजिए। हम लोग लास्ट में उसको एक बार फिर टेकअप कर लेंगे। अभी मैं इनवाइट करूंगा पवन को। पवन इज फ्रॉम द बिजी ट्रेनिंग टीम। ही हैज ए वास्ट नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बिजी एंड जीएसटी पे भी काफी अच्छी इनकी पकड़ है। अब ये आपको जो है बिजी के अंदर इसका एक बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाएंगे। अगर आपका कंपोजिशन का बिजनेस है तो आप बिजी को किस तरीके से यूज कीजिए आप सीखिए, या आप हमारे चैनल पार्टनर है तो अगर कस्टमर को इम्प्लीमेंट करवाना है तो आप देखिए कितना इजीली और फास्ट वे में आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको इंसाइट मिलेगा कि अपने कस्टमर का डेटा कैसे आपको मैनेज करवाना है बिजी के ऊपर। तो पवन आप एक बार स्क्रीन शेयर करके हमें शो कीजिएगा। इसको हम लोग Q&A फॉर्म में ही रखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यूजर्स के क्वेश्चंस है तो बेटर है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले जो यूजर्स हमसे पूछ रहे हैं और आप उनको वन बाय वन करके बिजी के अंदर शो कीजिएगा। थैंक यू सर, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर लेता हूँ फर्स्ट। पवन आपकी स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए यूजर का यहाँ से शुरू होता है कि अगर उसको कंपनी बनानी है कंपोजिशन स्कीम में तो वो कैसे बनाए, क्या कोई बाइफिकेशन है बीसी के अंदर, और फिर कंपोजिशन स्कीम का एक रेट भी होता है। जैसे कमल सर ने बताया कि 1% में फॉल करता है, 5% में, 6 में, तो वो बिजी में हम कहाँ डिफाइन करेंगे हमारी कंपनी में? सर हम सब जानते हैं कि बिजी में जीएसटी को मैनेज करना सुपर इजी है, चाहे आप रेगुलर डीलर हो या फिर आप कंपोजिट डीलर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजी में हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर में आते हैं। तो
तो जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं बिजी में, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट कंपनी, एंटर करेंगे इस ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी क्रिएशन की विंडो आ चुकी है। अब देखिए बिजी में कंपनी क्रिएट करना कितना सुपर इजी है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएसटी की फील्ड शो हो रही है। यहाँ पर आप जो भी आपका जीएसटी नंबर है इसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे या फिर आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी डिटेल आपकी पोर्टल पर अवेलेबल है उसको फैच करना स्टार्ट कर देगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर एंटर किया है, यहाँ पर कंपनी का नाम और उसकी एड्रेस डिटेल और अदर डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच होके आ चुकी है। अब देखिए कोई चीज मुझे मैनुअल एंटर करनी नहीं है, बस मुझे जीएसटी नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। सारी डिटेल्स मेरी पोर्टल से फैच होके आ जाएंगी ऑटोमेटिकली और मेरी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है, प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो आई थिंक बेस्ड ऑन द जीएसटी नंबर बिजी अपने आप सेंस कर लेगा कि हमारा रेगुलर रजिस्ट्रेशन है या हमारा कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मैं आपको दिखा रहा था। देखिए कि आप जैसे ही जीएसटी नंबर अपना स्पेसिफाई करते हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम पर, तो यहाँ पर हमने कहीं नहीं बताया कि ये हमारा रेगुलर डीलर है या फिर हमारा कंपोजिट डीलर है। बिजी ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है हमारा जीएसटी का, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजी ने सेंस कर लिया कि ये जो जीएसटी नंबर है ये कंपोजिट डीलर का है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपना जो रेट है टैक्स रेट इसको डिफाइन करना है, जो हमारी नेक्स्ट फील्ड है। तो अगर आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो आप 1% जो भी है आपका रेट वो स्पेसिफाई करेंगे। अदरवाइज अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जैसे कि सर ने बताया कि 6% आपको टैक्स पे करना होता है अपने टर्नओवर पे, तो आप यहाँ पर 6 स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट बेसिकली आप चलाते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर में तो आप 5%, जो भी आपका रेट है आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और डिफाइन करने के बाद आप इस सेटिंग्स को सेव कर देंगे। तो आपने देखा कितना इजी है बिजी में कंपनी क्रिएट करना। सिर्फ आपने जीएसटी नंबर स्पेसिफाई किया और रेट डिफाइन किया, आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुकी है। आई थिंक पवन दिस वाज सुपर इजी। सिर्फ जीएसटी नंबर हमने डाला और सारा काम बिजी ने ऑटोमेटिक कर दिया। तो यही आई थिंक की खूबी है बिजी की, जो हमें आगे बनाता है बाकी अदर सॉफ्टवेयर से, कि इजी टू यूज है, क्लाइंट के एफर्ट्स इसमें कम लगते हैं। अच्छा पवन, नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी आती है कि बिजी के अंदर वी ऑल नो दैट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सेल टाइप एंड परचेज टाइप। तो कंपोजिशन के टाइम में क्या वो भी हमें बनी बनाई मिल गई है बिजी में या हमें बनानी पड़ेगी? सेकेंडली एक नो टैक्स का कंसेप्ट होता है कंपोजिशन स्कीम में, तो आप एक बार वो भी हमें दिखाइए किस तरह बिजी के अंदर उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे या वो ऑटो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो सर देखिए बिजी में जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप मास्टर में जाएंगे जो कि हमारी सेल परचेज टाइप, जो कि हमें इनवॉइस में सिलेक्ट करनी होती है अपना इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो सेल्स वाउचर में हम सेल्स टाइप का यूज करते हैं और परचेज वाउचर में हम परचेज टाइप का यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी सेल टाइप क्या बनी है। अभी देखिए ये मेरी फ्रेश कंपनी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरी नो टैक्स, क्योंकि आप अगर कंपोजिशन स्कीम के अंडर में आते हैं तो आप टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने बिल पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी सेल टाइप ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है लोकल नो टैक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे जो टैक्सेशन टाइप है ये एग्जम्प्ट और नो टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है। तो मुझे यहाँ पर सेल टाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं सेल इनवॉइस जनरेट करूंगा तो मुझे बस ये लोकल नो टैक्स वाली सेल टाइप को सिलेक्ट करना है और अपने इनवॉइस को जनरेट करना है, जो कि मेरा बिल ऑफ सप्लाई होगा। ऐसे ही हम परचेज टाइप को देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए परचेज टाइप के अंडर में काफी सारी जो परचेज टाइप है वो हमारी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि इनकी जरूरत हमें पड़ती है जब हम परचेज ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। अब देखिए सर, आप जब भी परचेज इनवॉइस जनरेट करते हैं, परचेज की जो ट्रांजैक्शन है उसको पोस्ट करते हैं बिजी में, अगर आप कंपोजिशन डीलर के अंडर में आते हैं तो यहाँ पर कई सारे केसेस बनते हैं कि आप जो परचेज कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं या फिर आप रजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं या फिर आप कंपोजिट डीलर से कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो केस 1 है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो वहां पर टैक्स लग के आएगा इनवॉइस पर, टैक्स इनवॉइस आएगा और टैक्स अप्लाई होके हमारा जो बिल है वो हमें मिलेगा। तो उस केस में हमें ये जितनी भी हमारी परचेज टाइप है इनको हम यूज कर सकते हैं, जैसी हमारी कंडीशन होती है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कोई
इनवॉइस हमें मिला है जिसपे 18% टैक्स लग के आया है आइटम्स पे, और वो लोकल है, तो हम यहाँ पर जो हमारी लोकल परचेज टाइप 18% वाली ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा मल्टी रेट का परचेज इनवॉइस है तो हम यहाँ पर लोकल मल्टी रेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा सेंट्रल मतलब कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, तो हम इन परचेज टाइप्स का यूज करके अपनी ट्रांजेक्शन्स को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा केस है हमारा कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो परचेज टाइप है वो ये भी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल आरसीएम अनरजिस्टर्ड, मतलब कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो हमें इस परचेज टाइप का यूज करना है ताकि हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर सकें। अब जो हमारा केस नंबर 3 बनता है कि अगर हम कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो हम कौन सी परचेज टाइप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड डीलर के परचेज टाइप बनी हुई है, बट कंपोजिशन डीलर के लिए परचेज टाइप नहीं बनी हुई है, तो इसको आपको मैनुअली क्रिएट करना होगा। अब मैनुअली आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर परचेज टाइप में ही जाएंगे, ऐड पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अपनी जो परचेज टाइप है उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं लोकल परचेज करता हूँ तो मैंने यहाँ पर लोकल, और इसको मैंने कंपोजिशन के लिए COMP जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है टैक्सेशन टाइप फील्ड में, आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन डीलर, इस ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना है और इसको मुझे सेव कर देना है। अब आप देखेंगे लिस्ट में तो मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन के जैसा भी केस हो उस ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास परचेज टाइप अवेलेबल है, जो कि हमने अभी यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम के लिए भी लोकल जो परचेज टाइप है बना लिए, तो हम इसका भी यूज करके अपनी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी परचेज टाइप को यूज कर लेंगे। ठीक है पवन, अब जो आप नेक्स्ट हमें ये दिखाइएगा कि वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ द कंपोजिशन स्कीम हमें बिल ऑफ सप्लाई जो है देना होता है, सामने वालों को टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, तो किस तरह हम एक सेल वाउचर की एंट्री करेंगे, इनवॉइस की एंट्री करेंगे और कैसे उसका प्रिंट आउट आता है, ये आप हमारे जो यूजर्स हैं उनको आप क्विकली एक बार शो कर दीजिए। सर इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनवॉइस जनरेट करने से पहले जो हमारा अकाउंट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो कस्टमर है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो मेरी दूसरी कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कस्टमर आप क्रिएट करते हैं नॉर्मल रेगुलर डीलर में भी, ऐसे ही आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है, सारी डिटेल्स वही स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पर आप टाइप ऑफ डीलर है वो स्पेसिफाई करेंगे कि आपका रजिस्टर्ड डीलर है या फिर कंपोजिट डीलर है। आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जो कस्टमर का अकाउंट है, और जो हमारे आइटम्स हैं जिनको हम सेल परचेज करते हैं वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें GST रेट और HSN कोड ये दोनों डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी एनुअल रिटर्न जो है वो जनरेट नहीं होती है। तो जब आप कंपोजिशन डीलर में भी हैं और बिजी यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स रेट और HSN कोड या फिर SSC कोड आइटम में स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। अब देखिए अकाउंट हमारा क्रिएटेड है कस्टमर का और आइटम जो है वो भी हमारा क्रिएट हो चुका है। हम अपना जो बिल ऑफ सप्लाई है उसको जनरेट करेंगे, तो इसके लिए मैं ट्रांजैक्शंस में आता हूँ और यहाँ पर सेल्स वाउचर में ऐड पे जाएंगे और हमारा जो सेल्स वाउचर है यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है लोकल नो टैक्स, जो हमारी सेल टाइप है। हमारा जो कस्टमर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर कस्टमर लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो हम F3 प्रेस करके क्रिएट भी कर सकते हैं, और जो हमारा आइटम है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी अदर डिटेल्स हैं उसको स्पेसिफाई करके हम यहाँ पर कोई बिल सेंडरी कोई डिस्काउंट वगैरह हमें लगाना है वो हम लगा सकते हैं। और देखिए हमें टैक्स इस पर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हम कंपोजिट डीलर हैं और कंपोजिट डीलर जो है वो टैक्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो हमें बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर जनरेट करना है। बस ये ट्रांजैक्शन मुझे यहाँ पर जनरेट करने के लिए मतलब ये डिटेल्स मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है वाउचर में। इसके बाद हम इस वाउचर को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जो हमारा बिल ऑफ सप्लाई है उसका प्रिंट आउट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बिल ऑफ सप्लाई है ये जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स जो है मेरी कंपनीज की, मेरी पार्टी की और जो मेरे आइटम है उसकी शो हो रही हैं, और टैक्स की कोई डिटेल यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि मैंने टैक्स में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बिल ऑफ सप्लाई है। तो इस तरीके से मैं अपना बिल ऑफ सप्लाई जनरेट कर सकता हूँ एज कंपोजिट डीलर इन बिजी सॉफ्टवेयर। थैंक्स पवन, कितना क्विकली हमने और इजीली हमारा सेल्स इनवॉइस जनरेट कर लिया। बेसिकली एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करना ये सबसे बड़ा एक यूज केस होता है बिजनेस में। मल्टीपल सेल्स इनवॉइस हम जनरेट करते हैं, ऑपरेटर को राइट दे देते हैं सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी
सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर की नहीं होती, बट जितना इजीली हमने बिजी में देखा, आई थिंक कि कोई भी बिजी के अंदर सेल्स इनवॉइस कंपोजिशन स्कीम में, जो कि हमारा बिल ऑफ सप्लाई है, जनरेट कर सकता है। पवन, क्विकली आप अब हमें जो नेक्स्ट है कि परचेज भी एक जनरेट करके दिखा दीजिए कि अगर कंपोजिशन स्कीम में हम है और बिजी यूज कर रहे हैं या लगाना चाहते हैं, तो परचेज की एंट्री हम कैसे चढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, इसको भी देख लेते हैं हम। तो परचेज की जो ट्रांजैक्शन है, इसको पोस्ट करने के लिए मुझे ट्रांजैक्शन में परचेज वाउचर ऐड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास कई केसेस बनते हैं, जैसे कि हम जो परचेज कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करेंगे, जो हमारा इनवॉइस नंबर है, वाउचर नंबर, उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर मैं परचेज कर रहा हूँ किसी रजिस्टर्ड डीलर से, तो मैं यहाँ पर परचेज टाइप सिलेक्ट करूंगा अपनी लोकल मल्टी रेट या फिर जो भी मेरी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग मुझे सिलेक्ट करना, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहा हूँ, उसने मुझे टैक्स लगा के भेजा होगा। और जो मेरी सप्लायर है उस पार्टी को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। जो भी आइटम मैं यहाँ पर परचेज कर रहा हूँ, क्वांटिटी रेट जो भी है वो मैं स्पेसिफाई कर लूंगा। और इसके बाद देखिए, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहा हूँ, इस पर टैक्स लग के आया है, तो मुझे अप्लाई टैक्स यहाँ पर जो बटन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होके आ चुका है। जो भी टैक्स जो है इस बिल पे लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिल सेंट्री है, इसमें आईटीसी नन वाली जो बिल सेंट्री है ये ऑटोमेटिक आ रही है, क्योंकि हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर हम कंपोजिट डीलर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट है वो परचेज अकाउंट में ही जा रही है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट में नहीं जाएगी है, क्योंकि इसको हम परचेज का ही पार्ट मानेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं और हमारी जो रजिस्टर्ड डीलर है उससे हमारी परचेज कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमारी परचेज जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर परचेज टाइप में अनरजिस्टर्ड या आरसीएम अनरजिस्टर्ड आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और जो हमारा सप्लायर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, हमने अनरजिस्टर्ड डीलर का जो पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लिया है। और जो हमारा आरसीएम का नेचर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो आइटम है उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर लेंगे। टैक्स इस पर लगेगा नहीं क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहा हूँ, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से दोनों केसेस में मैं ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकता हूँ टैक्स लगा के। और आपने सेकंड केस जो आरसीएम का बताया हमें, हाँ जी, उस पे हमारे पास जीएसटी प्रैक्टिशनर कोई हमारे साथ ज्वाइंट है, उनका क्वेश्चन भी है इसके ऊपर कि बड़ा इजीली हमने दिखा दिया कि आरसीएम की एंट्री हमारी हो गई है। अब इसको आगे हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि आरसीएम का एक इनवॉइस भी जनरेट करके देना होगा हमें, अकाउंटिंग एंट्री भी करनी होगी इसकी। तो ये एक बार विजिट में किस तरीके से हैंडल होता है, आप हमें एक बार क्विकली दिखा दीजिए। सर देखिए, आरसीएम जो ट्रांजैक्शन आप कैसे पोस्ट करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो एक तो है कि हम परचेज कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। उस ट्रांजैक्शन को वापस हम ओपन कर लेते हैं या फिर एक न्यू ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने परचेज टाइप सिलेक्ट की लोकल आरसीएम अनरजिस्टर्ड, और जो हमारी पार्टी है उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमने आरसीएम का नेचर जो है कंपलसरी, क्योंकि इस पे आरसीएम लगना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद जो आइटम है और इस ट्रांजैक्शन को हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकता हूँ आरसीएम नेचर को सिलेक्ट करने के साथ। अगर कोई मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, पेमेंट मोड मैंने यहाँ पर ले लिया, या फिर कैश में ट्रांजैक्शन में पोस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आरसीएम नेचर में सिलेक्ट कर सकता हूँ आरसीएम एक्सपेंस। तो परचेज की ट्रांजैक्शन आपने देखी। अगर आप कोई एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं, आप कोई जेबी वाउचर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आरसीएम नेचर, जीएसटी नेचर अपना आरसीएम, इसको सिलेक्ट करके अपनी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर लेंगे। तो हमने देखा कि हमने परचेज ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करनी है। परचेज वाउचर में आरसीएम सिलेक्ट करके, आरसीएम का नेचर सिलेक्ट करके, और अगर कोई एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है तो वहां पर हम जीएसटी नेचर जो है आरसीएम एक्सपेंस को सिलेक्ट करके अपनी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, जिसको हम आरसीएम एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसके लिए हमें जाना होगा जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में। आप देख सकते हैं सबसे बॉटम में ऑप्शन शो हो रहा है आपको, और यहाँ पर चेक पोस्ट कंसोल्टेड आरसीएम पेबल, इस ऑप्शन का आपको यूज करना है। एंटर करेंगे आप यहाँ पर,
और आप मंथली ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो कंसोलिडेटेड ट्रांजेक्शन है उसको मंथली पोस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग मंथली ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम मंथली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस मंथ की हमें कंसोलिडेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है आरसीएम की, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मई में हमने ट्रांजेक्शन की है, उसको ओके करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी मेरी आरसीएम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो मुझे यहाँ पर लिस्ट में शो हो रही है, चाहे मेरी परचेज की ट्रांजेक्शन हो, आप देख सकते हैं, या फिर आपकी जो एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है, दोनों टाइप की जो ट्रांजेक्शन है वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अब देखिए बिजी में कितना सिंपल है आरसीएम की ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना। बस आपको F4 की प्रेस करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विंडो आ चुकी है जिसमें हमें आरसीएम के जो अकाउंट है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। हमें यहाँ पर कुछ भी मैनुअली चेंज नहीं करना है। इसकी मैं आपको अकाउंट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो नेचर है आरसीएम नेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। इसको कुछ भी आपको मैनुअली चेंज नहीं करना है, सब चीज आपकी पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। बस आप ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे, F2 की आप प्रेस कीजिए और यहाँ पर यस कीजिए। आप देखेंगे कि जो आपकी आरसीएम की एडजस्टमेंट की एंट्री है यहाँ पर जो है जनरेट हो चुकी है। बस आपको इसको सेव करना है और आप देखिए कि जितनी भी आपकी परचेज और एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, जो भी आपके आरसीएम के रेफरेंसेस हैं। जनरेट आरसीएम इनवॉइस नंबर पे आप क्लिक करेंगे ताकि आपके जो इनवॉइस नंबर है हर रेफरेंस के लिए जनरेट हो जाए। इसको आप सेव करेंगे और आपकी जो आरसीएम की ट्रांजैक्शन है यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। और जो टैक्स इनवॉइस है आरसीएम की, उसको आप प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए तो जो भी हमने रेफरेंसेस जो भी हमारे आए थे आरसीएम में, उन सब के लिए हमारे टैक्स इनवॉइस जनरेट होके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो परचेजेस के हों या फिर वो एक्सपेंस के हों। दिस इज रियली वंडरफुल पवन, कितना इजीली बिजी के अंदर आरसीएम मैनेज हो जाता है। मुझे तो देख के लग रहा था कि जैसे कि एआई को मैं यूज कर रहा हूँ, सब कुछ ऑटोफिल होके आ गया विद इन क्लिक ऑफ ए बटन। आपने F4 दबाया तो एंट्री पोस्ट हो गई, उससे आरसीएम इनवॉइस अपने आप प्रिंट हो गया, सारी कैलकुलेशंस अपने आप हो गई, इनवॉइस नंबर अपने आप बन गए। तो आई थिंक दिस इज रियली वेरी गुड, जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो लोग हैं और वो आरसीएम को मैनेज करना चाहते हैं, तो आई थिंक फॉर देम बीजी इज रियली अ परफेक्ट फिट। पवन, हमारे पास और क्वेश्चन हमारे यूजर्स से है फ्रॉम द अकाउंटिंग साइड, जीएसटी का वो काम करते हैं, उनका जो अब इंटरेस्ट है वो देखना चाहते हैं कि जीएसटी की रिपोर्ट्स जो होती है, रिटर्न्स बेसिकली कंपोजिशन डीलर की, वो बेसिक कैसे हैंडल करता है और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो सर देखिए स्टार्टिंग में जैसे कि सर ने बताया था कि क्वार्टरली और एनुअली रिटर्न आपको जनरेट करनी होती है कंपोजिशन डीलर के केस में। यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाएंगे और जीएसटी रिपोर्ट्स के अंडर में आपको ये रिपोर्ट्स मिलेंगी। आप यहाँ पर जा सकते हैं और जीएसटी रिटर्न्स पे आप एंटर करेंगे तो देखिए पहली रिपोर्ट जो सर ने बताया था कि CMP 08, इसको हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट किस तरीके से शो होती है। अब देखिए कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन जनरेट की हैं, जो भी हमने इनवर्ट सप्लाईज या फिर आउटवर्ट सप्लाईज के जो भी रेफरेंसेज हैं, ये सारे यहाँ पर फॉलो के आ रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो CMP 08 है ये डिस्प्ले में शो हो रही है और कितनी मेरी आउटवर्ट सप्लाईज हैं और उस पर कितना टैक्स, क्योंकि मैंने 1% यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो 1% के अकॉर्डिंग मेरी जो टैक्स की कैलकुलेशन वो यहाँ पर शो हो रही है। प्लस जो भी मेरा आरसीएम है, आरसीएम पेबल था, उसकी अमाउंट भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। और टोटल मेरा जो टैक्स पेबल जो मेरा बन रहा है, जितना मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो वो फिगर भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो मेरी जो CMP 08 है काफी क्लियर एंड शार्प यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है GSTR 4, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकेंड रिपोर्ट है हमारी GSTR 4 एनुअल रिटर्न, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट भी हमारी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है बिजी में। और आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारी इनवर्ट सप्लाईज, जो टैक्सेबल सप्लाईज थी वो यहाँ पर शो हो रही है, अदर देन रिवर्स चार्ज, उसकी जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं टैक्स अमाउंट के साथ। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं जो हमारी इनवर्ट सप्लाईज हैं जो भी रिवर्स चार्ज के अंडर में आती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने परचेज की है उनकी यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। अगर हमने कोई सर्विस इंपोर्ट किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जितनी मेरी फिगर्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, जो कि गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मेरी GSTR 4 और CMP 3 यहाँ पर जनरेट होके आ चुकी है। इसके साथ हम GST समरी भी देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा परचेज टर्नओवर है उस पर कितना टैक्स लगा है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। जो हमारा सेल्स टर्नओवर है उस पर कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है 1% के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर फिगर शो हो रही है। और जो हमने आरसीएम की एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट की है, आरसीएम के अकॉर्डिंग हमारी जितना टैक्स बना है उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कंप्लीटली ये देखिए आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं एज कंपोजिट डीलर, जो कि आपके लिए काफी जरूरी है। वेरी नाइस पवन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजी जो अपने यूजर्स को पीस ऑफ माइंड देता है, वो इसलिए देता है कि गलती से भी गलती बिजी नहीं होने देता है। तो जो भी एरर्स है, मिस्टेक्स है, वो बिजी रिटर्न फाइलिंग करने से पहले ही जो यूजर्स होता है उसको बता देता है। तो सेम मैकेनिज्म अगर हम पोजीशन में देखेंगे तो आप बड़ा क्विकली हमें ये भी दिखा दीजिए कि रिटर्न्स फाइल करने से पहले बिजी मिस्टेक्स कैसे बता, ताकि आपकी रिटर्न गलत फाइल ना हो। तो इसमें हम देख लेते हैं सर जीएसटी रिटर्न को जनरेट करके। तो इसके लिए मुझे डिस्प्ले में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न पर एंटर करना है। और यहाँ पर जो हमारी GSTR 4E रिटर्न है इसको जनरेट करने के लिए हम इस ऑप्शन पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसन फॉर्मेट के थ्रू आपको जनरेट करनी है या फिर एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट या प्लेन एक्सेल। तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जेसन हम सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम जेसन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे रेगुलर डीलर के केस में होता है कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले एरर चेकिंग टूल्स का यूज करके अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम कंपोजिट डीलर के केस में भी देख सकते हैं कि एरर चेक करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इन पर आप एंटर करेंगे और आप देखेंगे कोई मिस्टेक्स अगर आपने की है किसी ट्रांजेक्शन में तो बिजी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आपको एक तरीके से एक बिजी रिटर्न को पहले ही वैलिडेट करके बता देगा कि ये मिस्टेक आपने की है, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। और आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाइज आप अपने एरर्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और प्रोसीड करने के बाद आपकी जो रिटर्न है वो जनरेट हो जाएगी बिल्कुल करेक्टली वेरीफाइड रिटर्न। तो पवन, गलती से भी कोई गलती नहीं होगी अगर कोई बिजी यूज करता है। इतने अच्छे एरर चेकिंग टूल्स हैं। मुझे तो मैं अगेन बोलूंगा कि AI याद आ रहा है कि इसी तरीके से हम बिजी के अंदर भी गलतियां ऑटोमेटिकली पकड़ सकते हैं, किसी भी तरह की गलती हमने की हो। पवन, टाइम हमारे पास कम है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर कोई स्विच करना चाहता है, कंपोजिशन स्कीम में था, अब एलिजिबिलिटी नहीं रही या उसको लगा कि उसका बिजनेस यूज केस अब बदल गया है, उसको इंटरस्टेट सेल्स करनी है, B2B की सेल ज्यादा हो रही है, जैसे सर ने बताया था, तो इन बिजी के केस में अगर वो बिजी यूजर है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? तो इसके लिए सर आपको क्या करना होगा ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शन और यहाँ पर वैट GST कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पर देखिए सर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इसको स्विच कर सकते हैं पोजीशन स्कीम से। रेगुलर में अगर हमको स्विच करना है तो हम यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करके इसको स्विच कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ पर सजेशन ये है अपने जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए कि आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इस कंपनी का बैकअप ले लीजिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर में अपने आप को स्विच करते हैं तो जो भी आपकी रिटर्न्स हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारा सजेशन ये है अपने यूजर्स के लिए, अपने यूजर्स को, कि आप इस कंपनी का बैकअप ले लीजिए और फिर आप उसको रिस्टोर कर लीजिए। रिस्टोर करके आप उसमें जो कंपोजिशन की अपनी रिपोर्ट्स हैं उनको देख सकते हैं अलग से, और यहाँ पर आप इसको रेगुलर में स्विच करके आगे अपना काम कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है पवन, तो ये केस भी हम लोग इजीली हैंडल कर लेते हैं जो सोल्यूशन आपने बताया। मैं सर थैंक्स बोलना चाहूंगा कमल डिंगरा सर को कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस सेशन में और बहुत अच्छी इंसाइट दी बिजनेस यूज केसेस में। एंड पवन, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बिजी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिखाया। तो इस तरह के वेबिनार और हम करते रहेंगे कमल सर के साथ। जैसे भी हम लोग नेक्स्ट वेबिनार प्लान करेंगे आप लोगों को हम लोग अपडेट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपने कस्टमर्स को ज्वाइन करवाइए इसके अंदर, और अगर आप यूजर है हमारे तो अपने CA और अकाउंटेंट को जरूर बोलिए कि हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन। करेक्ट सर। सो थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों ने टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया। सो हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू एवरीवन।